जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बेसिक नॉलेज है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से हम पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इस वक्त 8th क्लास में 4th चैप्टर हिस्ट्री का हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्योंकि हर चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये ढूंढेंगे तो पूरा आपको पढ़ना होगा, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके आगे बढ़ना। 4th चैप्टर का नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अब 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। बिरसा नाम के एक व्यक्ति के पास चमत्कारी शक्तियां थी, ये पहले चर्चा में थे। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था, इस चीज की चमत्कारी शक्ति थी, और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा देता था। तो ये आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखना है कि बिरसा नाम के व्यक्ति के पास चमत्कारी शक्तियां थी, ऐसा लोगों के पास मानना था। और किस चीज को, कि वो कोई भी बीमारी हो दूर कर सकता है, और जो छोटी सी ढेर अनाज की है उसे बढ़ा सकता है, कई गुना कर सकता है। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। तो यहाँ पर दीकू कौन है? बाहरी लोग हैं। बाहरी लोग में मतलब कोई भी आ सकता है, चाहे वो विदेशी हो और या फिर जिस गांव में लोग रहते हैं उस गांव से बाहर के लोग, ये सभी लोगों को दीकू बोलते थे। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, ये याद रखना। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो यहां से यहां तक ये बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। समर्थक में कौन कौन? संथाल जनजाति और उराव जनजाति। तो ये जनजातियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। तो यहां से यहां तक इसे याद रखना है आपके एग्जाम के हिसाब से। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम लोग इन्हीं सवालों पर देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था, मतलब कि हम पिछले कक्षा में 7th क्लास में पढ़े थे। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाज में दिखाई देते थे। तो जो जनजाति समूह के लोग थे, तो इन लोगों के ऊपर ब्राह्मणों के नियम कानून लागू नहीं हो पाते थे। इनका कहना था कि हमारा अपना रीति रिवाज है, हम जैसा रहना चाहते हैं, जैसे रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जिस भगवान को मानते हैं हम उन्हीं को मानेंगे। ब्राह्मणों का अपना है, वो अपना फॉलो करें। और तो ब्राह्मणों के जो नियम कानून थे वो जाति व्यवस्था को मानने वालों के ऊपर था, लेकिन जो ये जनजाति थे ये जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। ये लोग अपना मिलजुल के रहते थे, अपने रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजाति समूह किस तरह जीते थे, अब इस पर ध्यान देते हैं। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, ये याद रखना है। जो झूमिंग खेती है, झूम खेती है, उसे घुमंतू खेती भी कहा जाता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी।
ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। उसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। तो यहाँ पर घुमंतू खेती क्या होती है या झूम खेती क्या होती है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वर्णन किया है। ये आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखना है, रिटन में भी पूछ सकता है। वैसे हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, झूमिंग खेती या ये घुमंतू खेती क्या होती है, लेकिन यहाँ पर तो अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई समुदाय क्या करता था, किसी कोई जंगल का एक टुकड़ा पकड़ते थे, वहां खेती करने के लिए क्या करते थे, पहले पेड़ों को काटते थे, बचे घास फूस को जला देते थे। जलाने के बाद जो राख होता था जिसमें पोटास होता था उसी को बिखरा देते थे, बीज बो देते थे। बीज बोने से पहले उसको थोड़ा सा कुदाल से गुड़ाई कर लेते थे, मतलब खुदाई कर लेते थे, जो भी आप बोल सकते हो, और फिर उसके बाद बीज डाल देते थे। फर्स्ट टाइम जब अनाज उगता था उसके बाद वो लोग उसकी कटाई करते और दूसरे जगह चले जाते और ऐसा ही प्रोसेस अपनाते थे। इसी वजह से इसे घुमंतू खेती, झूमिंग खेती भी बोला जाता है। घूम घूम के करते हैं। उन्होंने अभी फसल काटी थी, वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। यहाँ पर परती क्या है ये यहाँ बताया गया। परती कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। तो परती किसे कहते हैं ये बताया गया कि एक बार खेती किए उसे छोड़ गए, अब तब तक के लिए छोड़ गए कि ये फिर से उपजाऊ हो जाए, तब तक में हम फिर वापस लौटेंगे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। साथ ही यहाँ पर शॉर्ट में साल का, यहाँ पर ये एक पेड़ है, वो वाला सॉल ना सोच लें, यहाँ साल है। महुआ वो एक फूल जिसे खाया जाता है, शराब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गांव में महुआ के बारे में जानते होंगे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। किनकी बात कर रहे हैं? जो घुमंतू थे, जो जनजाति थी, उनमें से कुछ लोग खेती करते थे, घुमंतू खेती करते थे, और कुछ लोग शिकारी के रूप में थे, संग्राहक के रूप में थे। बहुत सारे इलाके में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। तो उड़ीसा में खोंड समुदाय था, ये आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। अब ये लोग जंगल के बारे में अच्छे से जानते थे, तो जो चमड़े बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, मतलब कि चमड़े की रंगाई करते हैं, तो वो लोग खोंड समुदाय से मिलते और कहते थे कि हमें इसकी जरूरत थी, कुसुम के फूल, पलाश का फूल, तो वो लोग उसे ला करके देते थे। यहाँ इमेज है, ये इमेज किस चीज से रिलेटेड है? डोंगरिया कंध कबीले की औरतें हैं ये लोग। ये औरतें क्या कर रही हैं? पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं और इन पत्तियों से पतले बनाए जाएंगी। तो आपने देखा होगा गांव में भी, पहले शहरों में भी चलता था कि जब भी निमंत्रण, कोई शादी या न्योता वाला काम होता था तो वहां पर खाना पत्तल में दिया जाता था। तो 3-4 पत्रों को जोड़ करके छोटी छोटी पतली लकड़ियों से, और फिर उसके बाद उसमें खाना परोसा जाता था। आज भी गांव में ये है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी जगह प्लास्टिक लेते जा रहे हैं, थर्माकोल लेते जा रहे हैं, जो कि काफी बेकार स्थिति होते जा रही है। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे?
कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। तो वहां पर आदिवासी जंगल में किस प्रकार से निर्भर थे, जब जंगल से मिली चीजों से काम नहीं चलता था तो किस तरीके से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे, वो यहाँ पे बताया गया है। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा जनजाति जो थे, आदिवासी थे, वो दूसरों के लिए काम नहीं करते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। ये खुद को जंगल की संतान मानते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए वे आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्ज तो दे देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। कुछ आदिवासी थे जो इन व्यापारियों के ऊपर, इन सूदखोरों के ऊपर डिपेंड हो गए थे, क्योंकि उनसे जो सामान लेना था तो अपना सामान देते, फिर उनसे लेते तो वो महंगा में लेते थे। जो सूदखोर थे, व्यापारी थे, वो महंगे में अपना सामान बेचते थे। तो इनके पास जितनी उपज होती थी, जो जंगल से इकट्ठा किए रहते थे, वो सब चला जाता था एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए। और इस तरीके से ये लोग कई बार कर्ज में डूब जाते थे। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। कुछ आदिवासी झूम खेती, गुमंतु खेती करते थे। कुछ शिकारी थे और कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चारावाह थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहां जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़ी आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो पंजाब के पहाड़ों में कौन रहता था? गुज्जर। और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, ये समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरिया पालते थे। कुल्लू में कौन? गद्दी समुदाय, और कश्मीर में बकरवाल समुदाय। ये याद रखना है। क्या काम? जो गद्दी समुदाय गडरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरिया पालते थे। अगले साल इतिहास के इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, ये टॉपिक है। देखते हैं इसमें क्या है, आपके इम्पोर्टेंट है कि नहीं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि वे विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और कम समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। कौन? ब्रिटिश थे, मानव विज्ञानी थे वेरियर एल्विन, 1930 से 1940 के बीच में। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में मतलब चैत्र माह में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो और इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थीं। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थीं या महुआ के बीज इकट्ठा करती थीं।
मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। मध्य भारत की बात की जा रही है। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुंवार में फलियां आने लगती थीं और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चले देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियां होती थी। टाइम पर आदिवासियों की जिंदगी कैसी थी ये बताया गया है। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे और तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। तो ये लोग क्या करते थे, पहले अपने केवल खाने पीने पर डिपेंड थे, अपने साल भर का इंतजाम किए और फिर उसके बाद अपने हिसाब की जिंदगी जीने लगते थे। बेवड़ क्या होता है? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो बेवड़ क्या होता है? घुमंतू खेती होता है और ये मध्य प्रदेश में इस शब्द को यूज किया जाता है। तो हमने अभी जो बैगा जनजाति के बारे में बात किया कि बेवड़ के लिए निकल जाते थे, मतलब घुमंतू खेती के लिए निकल जाते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। किनकी बात कर रहे हैं? कुछ आदिवासी की, कि कुछ लोग जो थे वो घुमंतू खेती वो लोग एक ही जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक ही जगह टिक कर खेती करने लगे थे। बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। तो यहाँ पर जो कुल रहता था जंगल को साफ करता था। साफ करने के बाद वहीं पर खेती करने लगता था साल दर साल। तो वहां पर उस एरिया का सबसे पहले मालिक किसे माना गया? उसी को माना गया और उसी का वंश आगे बढ़ने लगा। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक और घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जो ब्रिटिश अफसर थे उनका कहना था कि जो लोग घुमंतू खेती करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, शिकार करते हैं, उनसे कई ज्यादा अच्छा है कि ऐसे आदिवासी जो गोंड संथाल है वो एक जगह रह करके खेती करते हैं। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना, सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? अब जैसे कि ब्रिटिश यहाँ पर आ गए थे तो आदिवासियों के ऊपर कई सारे नियम कानून थोपे, उनको कई जगह इधर उधर किए, हटाए। तो उससे क्या हुआ ये सब चीजें हमें पता चलने वाली है। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेज के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। बताओ, जब अंग्रेज नहीं थे तो उससे पहले जो लोग मुखिया थे इन आदिवासियों के अपने अपने गांव में, कबीले में, तो उनके पास पुलिस होती थी, पैसे ज्यादा हुआ करते थे, अपने पास ज्यादा ताकत जुटा के रखते थे। लेकिन अब ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीनों का मालिकाना तो मिला रहा लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गईं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था।
पहले उनके पास जो ताकत थी अब वे नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। तो जब अंग्रेज आ गए तो फिर सब अंग्रेज कहने लगे कि अब तुमको हमारी बात माननी है, हमारे नियम कानून खुद फॉलो करने हैं और अपने कबीले वालों को भी हमारे नियम कानून फॉलो करवाने होंगे, तभी तुम इतने गांव के मालिकाना हक रखे रहोगे। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? जब अंग्रेज आ गए तो घुमंतु काश्तकारों क्या हुआ ये बता रहे। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी होती थी, जो यहाँ वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, जबकि जो लोग भटकते भटकते खेती करते थे वो भाई भटकेंगे, इधर उधर चले जाएंगे, तो इसलिए अंग्रेजों को दिक्कत होती थी। तो अनुशासन अनुशासन में रहना या रखना ये कोई बात नहीं थी, क्योंकि उनको कंट्रोल करना था इन आदिवासियों को, तो वो सोचते थे कि लोग एक ही जगह रहे तो ज्यादा अच्छा है। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिशें बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्से में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई, जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है। तो वहां पर अंग्रेज क्या कह रहे थे, तुम लोग स्थायी रहो और इतना जमीन तुम्हारे नाम पे है, तुम यहाँ पर खेती करो, हल से खेती करो, जो भी करो, पर यहीं पे करो और फिर इतना टैक्स भी तुमको चुकाना होगा। अब इन लोग की परेशानी ये थी कि जब बारिश होगी तब तो ठीक है, और बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था, तो वहां पर खेती करना मुश्किल हो जाता था, बल्कि उनको नुकसान होता था। तो उन्होंने कहा और उन लोगों ने मिलकर विरोध किया कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम जैसे अपना घुमंतू कृषि करते थे वैसा ही करेंगे। तो अंग्रेजों को ये मानना पड़ा। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव तो पड़ा ही होगा। भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। चालू थे बहुत अंग्रेज। उन लोगों ने देखा कि कितना फायदा होने वाला है हमें जंगल से और जंगल में खेती करने वालों से। तो वहां पर क्या किए कि जंगल से रिलेटेड पूरा नियम ही बना दिए। अब देखते हैं कि आदिवासियों को इससे क्या क्या दिक्कत आई होगी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। वे ऐसे जंगल होते थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। तो अंग्रेजों के टाइम पर आरक्षित वन क्या होते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे वन हुआ करते थे जहां पर अंग्रेजों के हिसाब के पेड़ उगाए जाते थे। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं को शिकार करने की इजाजत नहीं होती थी। ये आरक्षित वन की परिभाषा है। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ता था। जैसे ही अंग्रेज ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब अंग्रेज क्या किए थे, नियम बनाए थे कि जो आदिवासी समुदाय है वो जंगलों में नहीं रहेंगे, और इन लोगों को क्या चाहिए था कि हम लोग रेलवे बिछा रहे हैं, अब उसके लिए स्लीपर से चाहिए, हमें पेड़ काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद लकड़ी को वहां से उठाकर दूसरी जगह लाना है, उसके लिए मजदूर चाहिए। अब जो आदिवासी समुदाय के लोग थे यही लोग मजदूरी का काम भी करते थे।
अब यहाँ पर उन लोगों से जंगल छीन लिए, वो तो नाराज हो गए। तो अब ये काम कैसे हो सकता है, देखते हैं उन लोगों ने क्या किया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाके में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। तो अंग्रेजों ने क्या निकाल लिया कि जो आदिवासी समुदाय हैं, जो जंगलों में रहते थे, जिनके लिए नियम बना दिए। कहा कि ठीक है, जंगल का एक छोटा टुकड़ा लो, उसमें रहो, खेती उती करो और यहाँ पर फिर बाद में हमारी हेल्प भी करो। और ऐसे ऐसे करके वन विभाग ने बहुत सारे लोगों को अपने काम में मतलब ध्यान भटका लिया, अपना काम करवा लिया। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन ने इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला, लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए। इनमें इस बात पर शिकायत की गई, अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर उनसे लिखा हुआ एक गीत है जिससे रिलेटेड कहा गया है कि अंग्रेजों के इस दौर में जीना कितना कठिन है या इस देश में। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। अब जाहिर सी बात है, जिस हिसाब का कानून बना है तो विरोध तो होगा ही। उन्होंने नए नियम का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संग्राम द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में एक विरोध किया गया था। 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह किया गया था। ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में दो औरतें हैं जो खटिया बुन रही हैं, कुछ कर रही हैं। ये कर रही हैं औरतें, गोदरा औरतें क्या कर रही हैं, बुनाई कर रही हैं। व्यापार की समस्या अब टॉपिक है। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। किसके वजह से? भारतीय रेशम की वजह से। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। उस टाइम पर जो संथाल थे वो रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के सच पहले इसे एग्जाम के हिसाब से याद रखें। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। अब क्या होता था कि जो हजारीबाग में आदिवासी समुदाय थे, ये लोग पहले अपना रेशम पालने का पूरा इंतजाम कर रखे थे। अंग्रेजों को पता चला कि रेशम की डिमांड ज्यादा है, पैदा कौन कर रहा है, तो उनके पास पहुंचे, उनके कीट वीट खरीदे और सस्ते में खरीदे, दूसरी जगह गए 5 गुना महंगा में बेचे। तो इनको तो फायदा हुआ, लेकिन जिन लोगों ने असलियत में उस पर मेहनत की थी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, थोड़ी बहुत ही हुआ। तो इसलिए वो इन लोगों को दुश्मन मानने लग गए थे। इसके बाद इस इमेज में देखना, यहाँ दो व्यक्ति हैं जो कुछ ढो रहे हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार के कोयला खनिक, मतलब ये है कि ये लोग कोयला ढो रहे हैं। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। तो इस बारे में यहाँ पर दिखाया गया। काम की तलाश टॉपिक। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। एक तो वेतन नहीं देते थे, अगर वो अपनी मर्जी से घर जाना चाहे तो वो भी नहीं जाने देते थे। नजदीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। तो ये आपको याद रखना है। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में, 1855 में संथालों ने किया। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। यहां से यहां तक आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। 1910 में बस्तर विद्रोह, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। अब हम जानने वाले हैं बिरसा मुंडा के बारे में, जो टॉपिक में हम शुरू में ही नाम पढ़े थे। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, जिन्हें मुखिया भी बोला जा रहा, का विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय की परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्होंने अपना साम्राज्य वापस पाना है। तो बिरसा क्या थे, अपने बचपन में उन्होंने सुना था कि किस तरीके से जो हम लोग रहे हैं वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गए हैं, तो हमें उनसे आजाद होना है। आजाद हो जाएंगे तो हम वापस अपनी पुरानी जिंदगी जीने लग जाएंगे। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, ये आपको याद रखना है। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। आम चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो हम बताते जा रहे हैं। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया, ये याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग
सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये बिरसा मुंडा की स्मृति में जारी एक डाक टिकट है। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन और फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। 1895 में गिरफ्तार किया गया, 2 साल की सजा हुई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों में दीकू और यूरोपी दोनों आते थे, उनको तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपी सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए और महाजनों, जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया और सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ये एग्जाम के हिसाब से याद रखना है, सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। लो, चमत्कारी शक्तियों के बारे में बात करते थे, कई सारी बीमारियां दूर कर देते थे, लेकिन खुद हैजे से मृत्यु हो गई। ये भी थोड़ी सी बात आप समझ सकते हैं। आंदोलन ठंडा पड़ गया और यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। और दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है और उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। और यहाँ पर हमने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो चीजें जरूरी थी वो पढ़े, बिरसा के बारे में भी पढ़ लिए। आपको नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए, वो नॉर्मल चीजें बता देंगे। ज्यादा आप इमोशनल होकर के बिल्कुल मत पढ़ना कि आपको हर एक चीज रटना है। कहानी समझ लीजिए, समझने के बाद टिक कर लेना, इतनी ही चीजें रिवीजन करना। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और आज के इस क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।